हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स के सैनी है एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत हम आज बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह आपके सामने देने वाले हैं और इसके बाद ही तुरंत प्रैक्टिस सेट दूसरा और तीसरा और चौथा लगातार हर हफ्ते आपको मिलता रहेगा। तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग देखते हैं अपने विषय की तरफ। मैं सरलता से कठिनता की तरफ प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं और चैप्टर वाइज मतलब कहीं से कुछ छूट न जाए। तो सबसे पहले हम प्रश्नों का संग्रह के हिसाब से देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 का भूगोल के जनक है। तो भूगोल के जनक आपका ऑप्शन बी सही है। हिकेटियस जो है वो भूगोल के जनक है। आइए नेक्स्ट प्रश्नों पे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं चाहूंगा कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी बहुत सारे लाभ मिल सकें। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूगोल शब्द के जनक है। भूगोल और भूगोल शब्द एंड वर्ड ऑफ ज्योग्राफी और फादर ऑफ ज्योग्राफी दोनों शब्द अलग अलग है। यहाँ पे भूगोल शब्द यानी ये जो भूगोल है अंग्रेजी में इसको हम जियोग्राफी बोलते हैं। इस शब्द को किसने दिया था? तो इस शब्द को देने वाले जो प्रथम थे वो इरेटोस्थेनिस। इसलिए पूछता है कि भूगोल शब्द के जनक और भूगोल के जनक। तो भूगोल के जनक में हिकेटियस को हम लगा देते हैं और जो भूगोल शब्द के जनक है वो है इरेटोस्थेनिस। इरेटोस्थेनिस है और इनका ये पीक है, आप देख सकते हैं यही है इरेटोस्थेनिस। प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। क्रमबद्ध उपागम की विचारधारा जर्मनी के प्रसिद्ध भूगोलविद द्वारा प्रस्तुत की गई। मतलब किस भूगोल वेदता के द्वारा क्रमबद्ध भूगोल की विचारधारा प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन बी सही है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने पहली बार भूगोल को क्रमबद्धता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये आपके हम्बोल्ट का ये आपके सामने पिक है, यही है हम्बोल्ट महोदय, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। प्रादेशिक उपागम विचारधारा विकास जर्मन की किस भूगोल वेदता द्वारा दिया गया? यानी उससे क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल दो भागों में बांट दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि प्रादेशिक जो भूगोल जो प्रादेशिक उपागम है उसके जनक कौन है? तो यहां पे आपको मैं बता दूं कार्ल रीडर जो है यह है प्रादेशिक उपागम के जनक है या इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिनका फिक आपके सामने है कार्ल रीटर। प्रश्न नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है जीपीएस का? तो यहां पे देख सकते हैं ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम, ये जीपीएस का फुल फॉर्म है। एक एक नंबर का पूछ सकता है और हम वहीं फंस सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? मृदा भूगोल भी भौतिक भूगोल की शाखा है, समुद्र विज्ञान भी है, जलवायु विज्ञान भी है। जो निर्वंश भूगोल है वह भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। प्रश्न नंबर 7वें, वर्तमान भूत की कुंजी है। यह बहुत सारा प्रश्न, ये बहुत बार पूछता है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, इस कथन को किसने दिया था? तो इस कथन को देने वाले जो थे वो जेम्स हटन थे। जेम्स हटन ऑप्शन ए सही है, जिसका पिक आपके सामने दिख रहा है, जेम्स हटन ने दिया था। नेक्स्ट, न आदि का पता है न अंत की आशा। न आदि का पता है न अंत की आशा, यह कथन किसका है? तो जेम्स हटन, दोनों जो है उन्हीं का है। जेम्स हटन ऑप्शन ए सही है, जिसका पिक आपके सामने दिख रहा है, जेम्स हटन महोदय का यह पिक है। नेक्स्ट प्रश्न 9 तरफ, शुष्क अपवर्तन चक्र का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? शुष्क अपवर्तन चक्र का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डेविस ने किया था इसका, इसलिए सही उत्तर आपका बी है और डेविस सर का पिक्चर आपके सामने है, देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हिमालय अपवर्तन चक्र एवं सागरीय अपवर्तन चक्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो उत्तर आपका बी सही है,
डेविस के द्वारा, यानी हिमालय अपरदन चक्र और सागरी अपरदन चक्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डेविस के द्वारा किया गया, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, कासमास किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो कासमास जो है वो हम्बोल्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है और हम्बोल्ट महोदय आपके सामने दिख रहे हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है ये आपके सामने दिख रहे हैं और कासमास इन्हीं के प्रसिद्ध पुस्तक है। अक्सर ये पूछता है टीएसटी में, भूगोल पृथ्वी की झलक, यानी भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान है, यह जो परिभाषा है वो किसका है? तो टालमी का है, टालमी का है। और टालमी महोदय का यहाँ पे आपके पिक्चर सामने दिख रहा है, तो टालमी का है, यानी जो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है भूगोल। नेक्स्ट, किताब उल हिंद भारत का भूगोल रचना किसकी की है? किताब उल हिंद जो एक बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहां पे देख सकते हैं अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है और अल बरूनी सर का यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने दिख रहा है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो ऑप्शन आपका ए सही है, फ्रेडरिक रेटजल जो है इन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना किया था और ये मानव भूगोल के भी जनक माने जाते हैं, मानव भूगोल के ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं। और इन्होंने प्रकृतिवाद निश्चयवाद की विचारधारा भी प्रस्तुत किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं फ्रेडरिक रेटजल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। किसने 1845 में प्रथम विश्व वर्षा मानचित्र तैयार किया था? तो ऑप्शन सही है, जो बरहास एक वैज्ञानिक है, बरहास एक वैज्ञानिक है, उन्होंने वर्षा मानचित्र 1845 में तैयार किया था। प्रश्न नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति की 1749 में आरंभिक सिद्धांत जिसे वैज्ञानिक सिद्धांत भी कहा जाता है किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन आपका ए सही है, कास्ते द हॉफन। कास्ते द हॉफन ने 1749 में अपनी पहली विचारधारा पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में एक तारक सिद्धांत के अंतर्गत दिया था। इसका भी वीडियो है, हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, इसका भी आप फुल अध्ययन करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना जिसको गैसियस सिद्धांत, जिसको कांट गैसियस हाइपोथेसिस आदि नामों से जाना जाता है, वो किसका सिद्धांत है? तो स्वाभाविक है यहां पे कांट शब्द लगा हुआ है तो हम यहां पे पता कर सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है, इमैनुअल कांट का यह थ्योरी है। 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना जो गुरुत्वाकर्षण नियम पे काम करता आद्य पदार्थ का हिसाब, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसका भी अध्ययन करना चाहे तो कर सकते। तो इमैनुअल कांट जो है ये भी एक तारक सिद्धांत के समर्थक थे, एक तारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट, 1796 में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत नेबुलर हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, लाप्लास महोदय ने दिया था निहारिका परिकल्पना सिद्धांत, नेबुलर जो है हाइपोथेसिस का सिद्धांत इन्होंने दिया पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में। इनमें से एक तारक सिद्धांत के जनक कहे जाते हैं? तो ऑप्शन डी सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए आपका सही उत्तर आपका डी है। इनमें से एक तारक सिद्धांत, सभी ने एक तारक सिद्धांत के हिसाब से इन्होंने थ्योरी दिया था। सूर्य की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति। दो तारक सिद्धांत ग्रहाणु परिकल्पना प्रदान की है, यानी दो तारक सिद्धांत के अंतर्गत जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो किसकी है? तो चैम्बरलिन तथा मोल्टन, यानी ए और बी दोनों का। ए ऑप्शन सी सही है, दोनों का। प्रश्न नंबर 21 की तरफ हम चलते हैं, ज्वारीय परिकल्पना के जनक हैं, ज्वारीय परिकल्पना के जनक हैं, तो ऑप्शन ए सही है,
जेम्स जीन्स जो जेफरिन है वो ज्वारीय परिकल्पना के जनक है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। प्रश्न नंबर हम 22 की तरफ चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट का सिद्धांत के जनक है, यानी इसको महाविस्फोट सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है, बिग बैंग थ्योरी के भी इसको नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर इसका उत्तर आपका है जो जार लेमेंट्री जो है ये बिग बैंग थ्योरी के जनक माने जाते हैं, कहे जाते हैं, इन्होंने ही इस सिद्धांत की परिकल्पना की थी। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो ऑप्शन ए सही है, 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग सिद्धांत का इस तरह का मतलब उत्पत्ति हुआ था। इसका भी डिटेल आप देख सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक तत्व सिद्धांत के अनुसार जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, अंततः इसी में सभी समा जाता है। यानी हम कह सकते हैं ये धार्मिक सिद्धांत के हिसाब से इसकी पृथ्वी की उत्पत्ति को बताने का प्रयास किया गया है। धार्मिक विचारधाराएं जो पहले यानी इस पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई है, यह किस विद्वान का कथन है, किसका यह विचार था? तो थेल्स महोदय ने पृथ्वी की उत्पत्ति या इस जगत की उत्पत्ति जल से मानी है और कहा ये सभी वस्तुएं फिर से जल में विलीन हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 24, किसने पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल कारण वायु को माना है? यानी मूल कारण वायु को माना है। इसमें इसका जो सही उत्तर है जो है एनेक्सिमेनीज जो है वो है, इन्होंने बताया कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वायु है, हवा है, एयर है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, किसने जगत की उत्पत्ति का मूल कारण अग्नि, मूल कारण अग्नि को माना है? तो मूल कारण अग्नि को जो मानने वाले हैं वो है हेराक्लिटस है। जो हेराक्लिटस ने ये पृथ्वी की उत्पत्ति अग्नि से बताई है और जो पाइथागोरस ने पदार्थ से, यानी उनका पृथ्वी की उत्पत्ति एक पदार्थ से हुई है, तो पदार्थवाद का समर्थन पाइथागोरस करते हैं। ये जल की करते हैं, ये वायु की करते हैं और ये अग्नि की करते हैं। इस प्रकार एक धार्मिक विचारधाराएं थी पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में। आप बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू है और बहुत ही शानदार। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपको मिलता जाएगा। 1920 में किसने प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है? ये किसने कह दिया भाई? तो ऑप्शन बी सही है, एडविन हब्बल ने 1920 में कहा कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा। उन्होंने गुब्बारे का एक एग्जाम्पल दिया, उसमें ब्रह्मांड का एक फिगर बनाया और उसमें हवा भरना शुरू किया और वो बढ़ता गया। इससे बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है और सही में हो रहा है। ऑप्शन बी सही है, एडविन हब्बल ने। प्रश्न नंबर 28 में चलते हैं। पारसेक दूरी मापने की यह सबसे बड़ी इकाई है जो लगभग कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, यह लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। यानी एक पारसेक में 3.3 वर्ष प्रकाश वर्ष की दूरी तय की जाती है। यानी दूरी का सबसे बड़ा मानक अगर बात आती है तो पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा जो मानक है वो पारसेक है, पारसेक है। तो इस तरह से हम देखते हैं, यानी हम कह सकते हैं एक सेकेंड में प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से प्रकाश वो चलता है। तो हम कह सकते हैं 3.3 प्रकाश वर्ष बराबर आपका एक पारसेक होगा। तो सबसे बड़ी दूरी पारसेक इकाई है। वर्षा के पानी में किसके मिलने से तापमान में अत्यधिक गिरावट हुई? वर्षा के पानी में क्यों, कौन सा ऐसा पदार्थ उसमें मिल गया जो तापमान में काफी गिरावट हुई? वो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में की बात की जा रही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में, वर्षा के पानी में मिला और तापमान को गिराने का यह सबसे बड़ा
कारण रहा। प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की आरंभिक अवस्था में किस गैस की मात्रा अधिक थी? जो स्टार्टिंग में जब वायुमंडल का संरचना हो रही थी तो उस समय की बात की जा रही है, मैंने किस गैस की अधिकता थी? तो जलवाष्प की, नाइट्रोजन की, मीथेन की। ऑप्शन डी सही है, इन सब की अधिकता थी वायुमंडल में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम। किसकी अधिकता के कारण हल्के व भारी पदार्थ घनत्व की भिन्नता के कारण अलग अलग होना प्रारंभ हो गए? तो तापमान की। हम कह सकते हैं तापमान की अधिकता के कारण जो हल्के व भारी पदार्थ घनत्व की भिन्नता के कारण वो अलग अलग होना प्रारंभ हो गए, तापमान की अधिकता के कारण। नेक्स्ट, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमता है? तो सूर्य, ऑप्शन बी सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य घूमता है। आप देख सकते हैं यहां पे एक सूर्य बनाया गया है, ये आप जान सकते हैं ये है उत्तर, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पूरब, ये है आपका पश्चिम। हम कह सकते हैं नॉर्थ, साउथ और आपका ईस्ट और आपका वेस्ट हो गया। तो यहां पे देख सकते हैं ये ऐसे घूमता है, एरो बना हुआ है, ऐसे घूमता है। तो सूर्य क्या होता है, यानी पश्चिम, ये पश्चिम है और ये क्या है, पूरब। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही है। और ये जो भूमध्य रेखा जिसको हम बोल सकते हैं इक्वेटर बोलते हैं, यह 25 पृथ्वी दिवस वहां पे सूर्य चक्कर काटता है। 25 पृथ्वी दिवस वो चक्कर काटता है भूमध्य रेखा पर। प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं कि ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, यानी एक ब्रह्मांड वर्ष में कितना साल होता है? तो 25 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मांड वर्ष होता है। 25 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मांड वर्ष होता है। अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरण सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के एक रंगीन चमक उत्पन्न होती है, जिसे कहा जाता है। गला फंस रहा थोड़ा सा, तो इसका उत्तर यह है आपका अरोरा बोरियलिस, यानी हम कह सकते हैं यानी अंतरिक्ष से आने वाली ब्रह्मांड किरण सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के मध्य घर्षण के कारण ध्रुवों के ऊपर एक रंगीन चमक उत्पन्न होता है, जिसे कहा जाता है। तो अरोरा बोरियलिस इसको कहा जाता है। इसका डिटेल मैंने कर दिया है। उत्तरी ध्रुव पे इसे अरोरा बोरियलिस कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पे इस चमक पट्टी को अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। तो यहां पे पूछ सकता है उत्तरी ध्रुव पे क्या बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव पे, तो उत्तरी ध्रुव पे इसको ये बोलते हैं और दक्षिणी ध्रुव पे इसको या बोलते हैं। तो इस तरह से 33 नंबर का प्रश्न पूरा हुआ। 34 नंबर चलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर की है? यहां पे सही बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। तो यहां की पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? ऑप्शन बी सही है, 6378 किलोमीटर। यहां पे देखिए ये आपका और ये आपका ये है, यहां पे कट रहा है। तो यहां से यहां की जो दूरी कितनी होती है? 6378 किलोमीटर होती है। और ये पूरा जब ले लेंगे तो ये व्यास हो जाएगा, ये हो जाती है। तो ऑप्शन आपका बी सही है। 35 नंबर पे चलते हैं। अब तक पृथ्वी के अंदर सबसे गहरी खुदाई कोला ड्रिल 12 किलोमीटर तक की गई थी। यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर एक वेधन किया गया है, कोला ड्रिल, मतलब हम उसमें ड्रिल किए हैं पृथ्वी के अंदर 12 किलोमीटर जिसकी गहराई है। वो कहां पे की गई थी? तो यहां पे देख सकते हैं आर्कटिक महासागर में यह खुदाई की गई थी 12 किलोमीटर तक। उसके बाद हम असमर्थ थे, क्योंकि जो भी हम उसके अंदर प्रवेश करते थे वो गल जाता था कि पृथ्वी के तापमान जो अंदर तापमान है वो बहुत ज्यादा है। भूकंप की तरंगें जहां से निकलती है उसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए सही है, उसे कहा जाता है फोकस कहा जाता है। ये जो यहां से देखिएगा, यहां से तरंग निकल रही है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोकस। तो ऑप्शन ए आपका
सही है। नहीं, भूकंप की तरंग जहां से निकलता है उसको बोलते हैं हम फोकस। ऑप्शन आपका ये सही था। भूकंप के झटके जहां सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे कहते हैं, या भूकंप की तरंगे सबसे पहले जहां पहुंचती है उसे कहते हैं। देखिए यहां पे भूकंप आया और सबसे पहले आपका यहां पहुंचेगा, इसको बोलते हैं एपी सेंटर। इसको बोलते हैं एपी सेंटर, या हिंदी में बोलते हैं उसको अधिकेंद्र। इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं, उद्गम केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो ऑप्शन आपका सी सही है, 90 अंश। यानी हम कह सकते हैं ये आपका जो फोकस होता है और ऐसे तरंगे निकलती हैं और यहां पे सबसे पहुंचता है, जिसको हम एपी सेंटर बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम फोकस। फोकस तो ये कोण कितने अंश का बनता है? तो 90 अंश का कोण बनता है। इसलिए ऑप्शन सी सही है आपका, 90 अंश। कौन सी भूकंपी तरंग ठोस, गैस, तरल तीनों अवस्थाओं में गमन करती है? हम कह सकते हैं सॉलिड और गैस और लिक्विड तीनों अवस्थाओं में कौन सी तरंगे गमन करती है, यानी चलती है, यानी भेद देती है? तो इसमें से ऑप्शन बी सही है, पी तरंगे। पी तरंगे मतलब सबसे तीव्र गति से चलती है और सभी अवस्थाओं। देखते हैं कौन सी तरंगे तरल एवं गैसीय अवस्था में विलुप्त हो जाती है और ये प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यानी जो यस तरंगे, उत्तर सही, इसका उत्तर है यस तरंगे। यस तरंगे केवल ठोस यानी सॉलिड अवस्था में ही चलती है, गैस और लिक्विड में यह विलुप्त हो जाती है। इस तरह से हम इसे कहते हैं यस तरंगे, और इसे प्रकाश तरंग भी कहते हैं। प्रकाश तरंगों के समान चलती है, इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, जिसकी गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यस तरंगे चलती है। यानी पी तरंगों से थोड़ा सा धीमा चलती है और यल तरंगों से थोड़ा सा तेज चलती है। तो इसे प्रकाश की तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंग भी होती है। इसको प्रकाश तरंगों को के समान चलती है, इसे अनुप्रस्थ तरंग भी के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह केवल ठोस यानी सॉलिड अवस्था में चलती है। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली तरंगें जो ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी हम कह सकते हैं जो साउंड वेव के हिसाब से चलती है, वो है आपका पी तरंगे, जिसे हम अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। और सबसे तीव्र गति से यानी 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से ये पी चलता है। सबसे तेज चलने वाली तरंगे पी है और सबसे धीमा चलने तरंगे यल है, जो 3 से 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है। ये जिगजैग चलता है, ये सबसे विनाशकारी तरंग होता है। कौन? यल। यल जो सबसे विनाशकारी, सीधे धरातली तरंग भी बोलते हैं, इसे सरफेस तरंग भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसे अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। यह साउंड मतलब साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग के भी नाम से जानते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए है, पी है। धरातली तरंगे किसे कहते हैं? तो एल को हम धरातली तरंगे कहते हैं। 1 मिनट में आपको बता दूं, ये जो पी सबसे 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, और ये जो यस है वो 5 से 7 किलोमीटर की गति से चलती है, और यल जो है वो 3 से 5 किलोमीटर की गति से चलती है। तो सबसे तेज चलने वाली जो तरंगे हैं वो पी है, उसके बाद यस है, और जिस धरातली तरंगे जिसको हम सरफेस तरंगे कहते हैं, वेव बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यल, जो काफी विनाशकारी होता है और जिगजैग में चलता है। किस तरंग को लव वेव भी कहते हैं, और इनका नामकरण जो एडवर्ड हफ लव के नाम से किया गया है। तो यल तरंगे, इनको लव वेव के भी नाम से जाना जाता है, और गणितीय लाग के आधार पर इसे का अध्ययन किया जाता है। पी तरंगों की गति क्रमशः होती है, यानी पी तरंगों की गति क्रमशः होती है, यानी सॉलिड में तेज चलती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। इसलिए ऑप्शन ए आपका
सही है, यानी सबसे तेज गति से पी जो चलती है वो सॉलिड में चलती है, उसके बाद थोड़ा सा उससे धीमा लिक्विड में और उससे थोड़ा सा धीमा गैसीय अवस्था में चलती है। तो 43 का ए हुआ। भूकंपी तरंगों का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, और सिस्मोग्राफ का आपका फिगर आपके सामने दिख रहा है। 44 नंबर पे हम चलते हैं। कितने किलोमीटर की गहराई पर एस तरंगे विलुप्त हो जाती है? तो ऑप्शन बी सही है। 2900 किलोमीटर की गहराई पे बी तरंगे क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। यहां पे देखिएगा ये 2900 किलोमीटर है, और इसके बाद आती है ये है लिक्विड, क्योंकि आउटर कोर जो होता है पृथ्वी के अंदर का जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड का बना होता है, और इनर कोर क्या होता है? वो सॉलिड होता है। तो इसलिए यह तरंगे लिक्विड में नहीं चल सकती है, केवल सॉलिड में चलती है, तो लिक्विड में विलुप्त हो जाती है। तो 2900 किलोमीटर तक सॉलिड होता है, उसके बाद क्या होता है? लिक्विड होता है, इसलिए 2900 किलोमीटर की गहराई पर यह विलुप्त हो जाती है, उसके बाद वो अंदर नहीं चल पाती। यह तरंगा का छाया क्षेत्र कितने अंश से कितने अंश के बीच होता है? यह तरंग का छाया क्षेत्र 40% से अधिक हिस्सों में होता है। तो 105 से 105 के बीच यह है, 105 से यह एस तरंगे हैं, यस तरंगे, और यह 105 के बीच, और ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा जो खाली दिख रहा है वो पी तरंगों का सैड यानी छाया क्षेत्र है, वो छाया क्षेत्र है। तो 105 से 105 के बीच, 105 के बीच यह पूरा क्या है? यहाँ पे यह तरंगे प्रभावित नहीं होती है, यहाँ पे भूकंप के झटके नहीं आते हैं। पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितने अंश से कितने अंश के बीच होता है? तो सॉरी, हाँ, 105 से 145, यानी 105 से यहाँ 145 के बीच यहाँ पे पी तरंगों का प्रभाव नहीं होता है। फिर यहां से 105 से 145 अंश के बीच पी, देखिए जहां पे ब्लैक दिखा गया ना, पी तरंग का छाया क्षेत्र है, यहाँ पे पी तरंगे प्रभावित नहीं होती है, यहाँ पे कोई भूकंप के झटके महसूस नहीं किए जाते हैं। 105 से 145 अंश के बीच पी का काम नहीं करता है, और 105 से 105 के बीच एस का छाया क्षेत्र, वहां पे तरंगे नहीं काम करती है। खनन क्षेत्र में भूमिगत खानों की छतों के गिरने के कारण उत्पन्न भूकंप को क्या कहते हैं? जहां खुदाई होती है उसका छत गिर जाता है, उससे पृथ्वी में कंपन आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, जो है कोलैप्स भूकंप बोलते हैं, उसको कोलैप्स भूकंप कहते हैं। 28 नंबर पे चलते हैं। भूकंप मापी स्केल मर्केली स्केल में जो संख्याएं होती है वो कहां से कहां तक होती है? तो 1 से 12 तक होती है। वहीं जो रिक्टर स्केल है उसमें 1 से 10 तक उसकी संख्याएं लिखी हुई होती है। ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्टर स्केल पैमाने को किसने खोजा था? तो चार्ल्स रिक्टर ने खोजा था। ऑप्शन ये सही है, और चार्ल्स रिक्टर का ये आपका पिक है। इन्होंने, चार्ल्स रिक्टर ने ही रिक्टर स्केल का खोजा था, उसमें भूकंप की तीव्रता को अंकित किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस पेटी के अंतर्गत आता है? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व का सर्वाधिक भूकंप आता है। और बने रहिए मेरे साथ, इसके बाद नेक्स्ट तो दूसरा पेटी सेट आएगा, वो चैप्टर वाइज मैं करूंगा ताकि कहीं से कोई आपको दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।